In this video, we will solve this assignment, some questions from this assignment. तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अभी, तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो हम पहले कर चुके हैं. लेट्स सी थर्ड पार्ट. तो थर्ड पार्ट करने से पहले एक आप ये कंसेप्ट देखो. सपोज ये कोई वेज है. तो ये एक वेज है जो फिक्स्ड है. और मान लो ये कोई एक ब्लॉक है मास m का. इट इज केप्ट ऑन द वेज. और वेज और ब्लॉक के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है. नो फ्रिक्शन बिटवीन block and wedge. Now the block is released from rest. To find acceleration of block. And normal force between block and wedge. So this is the question. तो उसके लिए देखो, अगर हम ब्लॉक का एफबीडी बनाएं तो ब्लॉक पे क्या क्या फोर्स लगेंगे. एक तो ब्लॉक का वेट लगेगा mg नीचे की तरफ. और एक ब्लॉक और वेज के बीच में नॉर्मल फोर्स होगा. तो बेसिकली जो ब्लॉक है, जैसे मान लो वेज है ये, तो ब्लॉक वेज पे ऐसे लगाएगा नॉर्मल फोर्स इसके सरफेस के परपेंडिकुलर. और फिर थर्ड लॉ से जो वेज है वो ब्लॉक पे इस तरफ फोर्स लगाएगा. तो वेज ब्लॉक पे इस तरफ फोर्स लगाएगा, नॉर्मल फोर्स n. और अगर इस फोर्स को हम यहाँ पे दिखा दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. So this becomes FBD of block. और मान लो इसकी एक्सेलरेशन a है नीचे की तरफ. तो जो ब्लॉक है वो वेज के इंक्लाइंड सरफेस पे ऐसे नीचे की तरफ आएगा एक्सेलरेट करता हुआ. तो सपोज एक्सेलरेशन इज a. तो फिर हमने a की वैल्यू बतानी है और n की वैल्यू बतानी है. ठीक है. तो अभी अगर आप कंपोनेंट्स कर लो mg के, mg का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा और एक इस तरफ आएगा. देखो ये वाला एंगल थीटा होगा, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा.
और फिर ये थीटा हो जाएगा। तो फिर mg का ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, और ये हो जाएगा mg sin थीटा। अब इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी जो इंक्लाइंड सरफेस है इसके परपेंडिकुलर, यानी इस तरफ, तो एक्सेलरेशन इस तरफ कुछ नहीं है, तो फिर इस तरफ फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे, यानी n इक्वल टू mg cos थीटा। अब देयर इज नो एक्सेलरेशन, in direction perpendicular to the inclined surface, so balancing the forces in this direction, तो हमारे पास आ जाएगा n इक्वल टू mg cos थीटा। तो भी नॉर्मल फोर्स का तो ये आंसर आ जाएगा। फिर पूछा इसमें एक्सेलरेशन, एंड अलोंग द इंक्लाइन देखें, अलोंग द सरफेस अगर देखें, अलोंग द सरफेस, तो यहाँ पर एक फोर्स है mg sin थीटा और एक्सेलरेशन है a, तो अप्लाई f इक्वल टू m अलोंग द सरफेस, तो फोर्स यहाँ पे है भी mg sin थीटा, मास m, एक्सेलरेशन a, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आंसर आएगा एक्सेलरेशन का g sin थीटा। तो ये एक्सेलरेशन आ गया और ये नॉर्मल फोर्स आ गया, ठीक है। नाउ लुक एट पार्ट सी। Find the acceleration of masses in the following figures. Also find the tension in the string connecting the masses. तो देखो भी, तो if we consider the FBD of blocks, अगर हम पहले M2 की बात करें, तो M2 का वेट M2G नीचे लगेगा, जिसका ये कंपोनेंट हो जाएगा M2G sin अल्फा, जैसे पीछे किया था अभी। mg इस तरफ है तो इस तरफ कंपोनेंट mg sin थीटा और इस तरफ mg cos थीटा। तो सेम तरीके से इस तरफ m2g sin अल्फा और इस तरफ m2g cos अल्फा, और यहाँ पे नॉर्मल फोर्स n2 मान लो और टेंशन T मान लो, और एक्सेलरेशन A मान लो। तो फिर अगर इक्वेशन लिखें m2 की, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में n2 m2g cos अल्फा को बैलेंस कर लेगा, तो इक्वेशन आएगी n2 इक्वल टू m2g cos अल्फा, एंड अलोंग द इंक्लाइन नेट फोर्स है m2g sin अल्फा माइनस t इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो these are the equations for m2. Similarly for m1, तो m1 पे क्या क्या फोर्स लगेंगे,
एक टेंशन टी होगी, इसकी भी एक्सेलरेशन ए के बराबर ही होगी, इसका वेट m1g नीचे, और इस पे नॉर्मल फोर्स मान लो n1 ऊपर की तरफ। तो इसकी इक्वेशन आएंगे भी वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स वेट को बैलेंस कर लेगा, और हॉरिजॉन्टल में जो टेंशन है इट विल प्रोवाइड द एक्सेलरेशन a, सो t इक्वल टू m1 इंटू a। तो फिर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करके यू कैन गेट एक्सेलरेशन एंड टेंशन। ठीक है। हाँ जी, पार्ट डी देखो भी। तो उसमें भी दो ब्लॉक्स हैं m1 m2 मासेस के, और एंगल दे रखे हैं अल्फा बीटा। तो अब यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन किसी भी तरफ हो सकती है डिपेंडिंग ऑन दी वैल्यूज ऑफ एंगल्स एंड मासेस। तो चलो हम मान लेते हैं एक्सेलरेशन इस तरफ हो रही है, m2 मान लो इस तरफ आता है, तो फिर m1 ऊपर जाएगा, तो फिर m1 की एक्सेलरेशन इस तरफ हो जाएगी, m2 की इस तरफ हो जाएगी। बाकी इस तरफ जो फोर्स लगता है भी वेट का कंपोनेंट, ये होगा m2g साइन अल्फा, और टेंशन t मान लो। बाकी नॉर्मल वाले लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने तो एक्सेलरेशन और टेंशन निकालनी है। बाकी इस तरफ टेंशन t m1 पे, और इसका वेट, इसका कंपोनेंट इस तरफ m1g साइन बीटा। तो फिर m1 की इक्वेशन आएगी भी m1 पे नेट फोर्स हो जाएगा t माइनस m1g साइन बीटा, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और फिर m2 का लिखो, m2 पे नेट फोर्स आएगा m2g साइन अल्फा माइनस t, इक्वल टू मास m2 इनटू एक्सेलरेशन। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप एक्सेलरेशन और टेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है भी। क्वेश्चन पार्ट नंबर ई। तो इसमें देखो भी डायग्राम ऐसे बनेगा, टेंशन टी मान लो स्ट्रिंग में, तो टी ऐसे लग जाएगी, एक्सेलरेशन ए मान लो, तो इसका भी एक्सेलरेशन ए होगा, और m2 का इस तरफ कंपोनेंट m2g साइन अल्फा, और इसका इस तरफ कंपोनेंट m1g साइन बीटा। तो फिर m1 की इक्वेशन आएगी भी m1 पे नेट फोर्स है t प्लस m1g साइन बीटा, इक्वल टू m1a, और m2 पे नेट फोर्स होगा m2g साइन अल्फा माइनस t, इक्वल टू m2a। बाकी भी जो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है, जैसे n1 m1g cos बीटा, n2 m2g cos अल्फा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 you will get your answers। फिर इसके बाद अभी पार्ट एफ।
तो मान लो इसमें m2 नीचे आता है, भी एक्सेलरेशन है से, तो फ्री ऊपर जाएगा ऐसे। इसका एफबीडी होगा m2g और टेंशन t, यहाँ टेंशन t और यहाँ पे m1g साइन अल्फा। तो इक्वेशन आएगी m2 की इक्वेशन आएगी m2g माइनस t इक्वल टू m2a, और m1 की इक्वेशन आएगी t माइनस m1g साइन अल्फा इक्वल टू m1a। तो अगेन इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 का फर्स्ट पार्ट तो हम कर चुके हैं, सेकंड पार्ट देखो। तो इसमें अगर हम इसकी एक्सेलरेशन इस तरफ a1 मान लें और इसकी a2 मान लें, तो जो a2 होगा वो a1 प्लस 0/2 हो जाएगा। जैसे अगर ब्लॉक की एक्सेलरेशन a1 है तो फिर इस पॉइंट की एक्सेलरेशन भी a1 होगी और इसकी इधर 0 हो जाएगी, क्योंकि ये वाला पार्ट स्ट्रिंग का रेस्ट पे रहेगा। और फिर जो सेंटर की एक्सेलरेशन होती है पुली के, वो दोनों का एवरेज होती है, यानी a2 इज 0 प्लस a1/2। सो a1 इज इक्वल टू 2a2। ठीक है, अब इनके एफबीडी बनाओ। फिर टेंशन t, तो t इक्वल टू m1a1 हो जाएगा, और इस पे भी इसका वेट m2g। यहाँ टेंशन tt होगी, अगर पुली मासलेस है तो फिर यहाँ 2t हो जाएगी। तो फिर m2 की इक्वेशन आएगी m2g माइनस 2t इक्वल टू m2a2। तो अब ये 3 इक्वेशंस आ गई, 1 2 3। तो इन तीनों को सॉल्व करके आप अपने आंसर निकाल सकते हो। और फिर पार्ट सी देखोगे। तो अगर इसका एक्सेलरेशन आप a1 मान लो और इसका a2 मान लो, तो अगेन सेम तरीके से भी यहाँ का a1 होगा एक्सेलरेशन, यहाँ का 0 है, तो a2 इज a1 प्लस 0/2, यानी a1 इक्वल टू 2a2। और फिर टेंशन t मान लो, m1g साइन अल्फा, तो इसकी इक्वेशन आएगी t माइनस m1g साइन अल्फा इक्वल टू m1a1, और यहाँ पे टेंशन 2t हो जाएगी। और इसकी इक्वेशन आएगी m2g माइनस 2t इक्वल टू m2a2। तो इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके यू कैन गेट योर आंसर्स। हाँ जी, आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 3। A block of mass 25 kg is raised by a 50 kg man in two different ways. What is the action on the floor by the man in two cases? तो यहाँ पे मतलब ये फ्लोर है और ये मैन,
तो यहाँ पे कितना रिएक्शन होगा दोनों में, तो ये हमने बताना है। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट केस में देखें, फर्स्ट केस में अगर मैन का एफबीडी बनाए, तो मान लो जैसे मैन है ये, तो मैन पे क्या क्या फोर्स लगेंगे। एक तो भी जो टेंशन होगी यहाँ पे, इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन टी मान लो अगर, तो टेंशन टी ब्लॉक पे ऊपर लगेगी और मैन पे नीचे लगेगी, और वो टेंशन टी इस ब्लॉक के वेट के इक्वल होगी। ठीक है, ब्लॉक पे जो फोर्स है टेंशन टी ऊपर है और ब्लॉक का अपना वेट नीचे है, तो टी इक्वल टू 25 जी। तो मैन पे भी एक टेंशन टी नीचे लगी यहाँ पे, मैन का अपना खुद का वेट 50 जी, वो भी नीचे लगेगा। बेसिकली यहाँ पे मैन जो है वो स्ट्रिंग को ऊपर खींच रहा होगा ब्लॉक को बैलेंस करने के लिए, तो मैन स्ट्रिंग पे फोर्स ऊपर लगाएगा, तो थर्ड लॉ से जो स्ट्रिंग है वो मैन पे फोर्स नीचे लगाएगी। ठीक है, और फिर यहाँ पे नॉर्मल फोर्स मान लो N1 है, फ्लोर और मैन के फुट के बीच, तो मैन फ्लोर को नीचे प्रेस करेगा तो फ्लोर मैन पे फोर्स ऊपर लगाएगी। नाउ बैलेंसिंग द फोर्सेज ऑन मैन, तो N1 ऊपर लग रहा है और T और 50G नीचे लग रहे हैं, तो यहाँ से N1 की वैल्यू आ जाएगी T प्लस 50G। T की वैल्यू पुट कर दो 25G, तो ये आ जाएगा अभी 75G, यानी 750 न्यूटन। और सेकंड केस में अगर देखें भी हम, तो सेकंड केस में जो मैन है वो स्ट्रिंग को नीचे पुल कर रहा होगा, तो स्ट्रिंग फिर मैन पे ऊपर फोर्स लगाएगी टी के बराबर। स्ट्रिंग में टेंशन टी अगेन इसके वेट के इक्वल होगी 25G, वही टेंशन यहाँ पे भी होगी। इसके अलावा इसका वेट हो गया अभी अपना 50G, और यहाँ पे नॉर्मल फोर्स मान लो N2, अगेन बैलेंसिंग द फोर्सेस। अब N2 और T ऊपर लग रहे हैं, तो फिर N2 प्लस T दोनों मिल करके इसके वेट को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ से N2 आ जाएगा 50G माइनस टी की वैल्यू 25G, तो 250 न्यूटन आ जाएगा। सो ये इस पार्ट का आंसर हो गया, व्हाट इज एक्शन ऑन द फ्लोर बाय द मैन इन द टू केसेस। तो फर्स्ट केस में एक्शन होगा 750 न्यूटन और सेकंड केस में हो जाएगा 250 न्यूटन। फिर आगे लिखा है भी इफ द फ्लोर यील्ड्स टू अ नॉर्मल फोर्स ऑफ 700 न्यूटन, यानी जो फ्लोर है वो 700 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स बियर नहीं कर सकती, तो विच मोड शुड द मैन अडॉप्ट टू लिफ्ट द ब्लॉक विदाउट द फ्लोर यील्ड्स। तो जो फ्लोर है भी इसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी 700 न्यूटन है, तो फर्स्ट केस में जो नॉर्मल फोर्स आएगा तो ये 750 न्यूटन आएगा ये, एंड दैट इज मोर देन 700 न्यूटन। So in first case, the floor will yield. So the man should adopt the second case so that the floor does not yield.
यील्ड का मतलब है यहाँ पे कि जैसे टूट जाना या दम तोड़ देना जैसे। तो फ्लोर जो है, अगर फ्लोर के ऊपर 700 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स लगेगा तो फ्लोर विल डैमेज, फ्लोर विल ब्रेक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी। तो 4 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द एक्सेलरेशंस ऑफ ब्लॉक्स m1 and m2 and tension in the string connecting them। तो भी एक फोर्स F ऐसे लगा रहे हैं, तो इनका जो, अगर हम पूरे सिस्टम को कंसिडर करें तो इसका वेट m2g sin अल्फा लगेगा नीचे, और इसका वेट m1g sin अल्फा। एक्सेलरेशन a मान लो ऊपर की तरफ, अगर तो नेट फोर्स हो जाएगा ऊपर की तरफ F माइनस m1g sin अल्फा माइनस m2g sin अल्फा। इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा एक्सेलरेशन। फिर पूछा है भी टेंशन क्या होगी स्ट्रिंग के अंदर। तो टेंशन निकालने के लिए आप अकेले m1 का या अकेले m2 का डायग्राम बना सकते हो। अगर आप अकेले m2 का बनाते हो तो m2 पे नीचे इसका वेट m2g sin अल्फा और यहाँ टेंशन T। तो फिर m2 की इक्वेशन आएगी T माइनस m2g sin अल्फा इक्वल टू m2a। और फिर जो a की वैल्यू आई थी फर्स्ट पार्ट से वो यहाँ पुट करके यू विल गेट द आंसर ऑफ टेंशन। और जो थर्ड केस है भी, इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही करोगे। इसमें बस आप ये कर लोगे कि जो f का कंपोनेंट इस तरफ कितना आएगा, f के अगर कंपोनेंट करो तो ये कंपोनेंट आएगा f cos अल्फा और ये f sin अल्फा। तो f sin अल्फा तो नॉर्मल फोर्स वगैरह से बैलेंस हो जाएगा, इसकी फिर हमें जरूरत नहीं है। बाकी करने का तरीका सेम ही है, बस यहाँ पे f की जगह पे ये f cos अल्फा आ जाएगा। बाकी सारा मेथड करने का सेम होगा। ठीक है। और सेकंड पार्ट भी आप ट्राई कर सकते हो, सो ट्राई योरसेल्फ। इसके बाद भी क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो दीज आर सिंपल क्वेश्चंस, तो एक बार इनको ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 हमने किया था अभी, तो 13 देखो जरा भी एक बार। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 12 में जो हमने किया था उसका रिजल्ट यूज करेंगे। कंसिडर इन फिगर द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, string massless, inextensible and remaining taut. So find the mass m of the hanging block which will prevent the smaller block of mass n from slipping over the triangular block of mass m1। तो जैसे भी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि इसके जो एक्सेलरेशन है सिस्टम की, अगर वो g10 बीटा के बराबर होगी, इसका जो आंसर आया था एक्सेलरेशन का हमने किया था ये, तो एक्सेलरेशन आई थी g10 बीटा।
तो अगर एक्सेलरेशन इसकी g10 बीटा हो जाती है तो फिर ये इस पे स्लिप नहीं करेगा। तो वही चीज यहाँ पे है भी, अगर मास m की इतनी वैल्यू है कि भाई पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन इस तरफ g10 थीटा के बराबर हो जाए तो फिर ये स्मॉल m m1 पे स्लिप नहीं करेगा। ठीक है, और इसके बाद एफबीडी वगैरह बना दो। जैसे इसका वेट mg नीचे लग गया, टेंशन t मान लो यहाँ पे, इसकी भी एक्सेलरेशन a नीचे हो जाएगी। अगर इसकी एक्सेलरेशन a इस तरफ है, यहाँ टेंशन t हो गई, तो इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन आएगी mg माइनस टी इक्वल टू ma। और ये जो m1 और m का सिस्टम है, सो दे आर टुगेदर मूविंग विद एक्सेलरेशन a, तो फिर इसके लिए इक्वेशन आ जाएगी t इक्वल टू टोटल मास m1 प्लस m इंटू एक्सेलरेशन a। अब दोनों को ऐड कर दोगे, तो अभी इसको सॉल्व करके वैल्यूज वगैरह पुट करके तो आपका ये आंसर आ जाएगा m का m1 प्लस m अपॉन कोट थीटा माइनस 1। ठीक है भाई, तो इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं दीज आर वेरी इजी, यू कैन डू योरसेल्फ। और फिर जो भी डाउट्स हैं तो आप मुझे बता देना। तो फिर इस वीडियो में इतना ही करते हैं। ओके।